Students, welcome back to our YouTube channel. And now we are going to start political science lectures for 9th class. And today we will study chapter number 1 of civics 9th class. So students, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं 9वीं क्लास के पॉलिटिकल साइंस NCERT सिलेबस, जिसमें हम आज अपना पहला चैप्टर व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी ये चैप्टर पढ़ेंगे। आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे, चैप्टर के बारे में समझेंगे कि हम चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो इससे पहले मैं एक जो भूमिका ओवरव्यू आपके सामने देना चाहता हूँ, वो उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हजारों साल पहले लगातार इस दुनिया पे राजतंत्र चला आ रहा था, मोनार्की सिस्टम चला आ रहा था। अभी लगभग 150-200 सालों पहले तक भी कोई देश नहीं होता था, सब जगह बड़े बड़े साम्राज्य हुआ करते थे, वंश दर वंश राजा फिर उनके बेटे ऐसे रूल किया करते थे, और सारी पावर्स राजा के हाथ में होती थी। राजा एक एब्सोल्यूट पावर का मालिक होता था, वो बड़े निरंकुश होते थे, उनकी कोई आंसरेबिलिटी नहीं होती थी। तो इस तरह के सिस्टम से हजारों साल सप्रेस जो लोग थे, जो लोअर क्लास अपर क्लास, ऐसे सोसाइटी डिवाइडेड थी, और बहुत मुट्ठी भर लोग थे जिनके हाथों में सारे रिसोर्सेज हुआ करते थे। बहुत सारा ऐसा सोसाइटी का सेगमेंट हुआ करता था, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ऐसी होती थी जिनको अनटचेबल समझा जाता था, लोअर क्लास समझा जाता था। ऐसा हजारों सालों तक चलता रहा। लेकिन जब लोग एजुकेट हो गए, एनलाइटेंड हो गए, तो उस राजतंत्र को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे रिवॉल्यूशंस हुए। फ्रांस की क्रांति हुई, रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, ऐसे फिर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल को भारत से हटाने के लिए बहुत लंबा स्ट्रगल करना पड़ा, कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ी। उसके बाद जाकर के एक राष्ट्र का निर्माण हुआ, उसके बाद जाकर के मोनार्की ख़त्म हुआ, राजतंत्र ख़त्म हुआ, और एक नया तंत्र, एक न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो एग्जिस्टेंस में आई। अब ऐसी सरकारें बनाई गई जो लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा चलाई जाएगी। So after a long struggle and revolutions, people become free, people become independent for taking their own decisions. आज जिस भारत में आज आप रहते हैं, आपके साथ आपके जो पीयर ग्रुप है, वहाँ लड़कियाँ भी आपके साथ बैठ के पढ़ती हैं। लड़कियाँ बड़ी बड़ी कंपनी को लीड करती हैं, देश की राष्ट्रपति लड़कियाँ बन चुकी हैं, बड़ी बड़ी एस्ट्रोनॉट लड़कियां बन चुकी हैं, बड़ी बड़ी रैंक पर लड़कियां बैठी हुई हैं। लेकिन क्या 150-200 सालों तक ये इक्वेलिटी थी? क्या औरतों को वोट डालने का राइट था? आप औरतों की छोड़िए, किसी को भी राजा के सामने बोलने का अधिकार नहीं था। तो इस लंबे स्ट्रगल के बाद जब हमने राजतंत्र को ख़त्म किया और एक नए स्ट्रक्चर में जब हम आ गए हैं, आज दुनिया के विभिन्न देशों में, मैक्सिमम कंट्रीज़ के अंदर, मोर देन 90% जो कंट्री हैं, सब में डेमोक्रेटिक सिस्टम को अपनाया जा रहा है। दे आर एडॉप्टिंग डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर। इट मीन्स डेमोक्रेसी इज़ अ गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये जो डेमोक्रेसी है, एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन क्या है? और क्या एक वर्ड को डिफाइन कर देने से सिर्फ लोकतंत्र जो है हो जाएगा? क्या सभी कंट्रीज़ के अंदर जो डेमोक्रेसी है वहाँ पे वो सारे फीचर्स को, सारे की एलिमेंट्स को फॉलो करते हैं? तो इस चैप्टर में कुछ कंट्रीज़ का एग्जाम्पल लेकर के, इंस्टेंस लेकर के, यहाँ पर ऑथेंटिक जो डेमोक्रेसी है, हर कंटेक्स्ट में और हर पर्सपेक्टिव से लोकतंत्र को समझाने की कोशिश की गई है। तो देखिए दोस्तों, हमारे देश में भी लोकतंत्र है, पाकिस्तान में भी लोकतंत्र है, चाइना में भी लोकतंत्र है, श्रीलंका में भी लोकतंत्र है, मैक्सिको में भी लोकतंत्र है। ये सारी कंट्री क्लेम करती हैं कि यहाँ पे डेमोक्रेसी है। चलिए अपने देश के अंदर जो डेमोक्रेसी को कंपेयर करके देखते हैं, और फिर देखते हैं कि किस हद तक डेमोक्रेसी वहाँ पर है और हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी किस लेवल पर है। अगर हम डेमोक्रेसी की डेफिनेशन को देखें तो हमारे चैप्टर में दिया हुआ है कि अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। व्हाट इज डेमोक्रेसी? ये एक सरकार का ऐसा तंत्र है, गवर्नमेंट का ऐसा फॉर्म है, ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें रूलर्स को इलेक्ट किया जाता है लोगों के द्वारा। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन विच इज गिवन हियर, It is a form of government. Democracy is a form of government where
rulers are elected by the people. Is that enough? Is this definition satisfactory? I don't think so. Because calling ourselves that we are democratic is just not enough. It is not sufficient. पाकिस्तान भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन 1999 में क्या हुआ, जनरल परवेज मुशर्रफ, उन्होंने प्रधानमंत्री को ही हटा दिया, फोर्सफुली प्रधानमंत्री को हटा दिया। जो जनता द्वारा चुना हुआ प्रधानमंत्री था उसको फोर्सफुली हटा दिया गया और मुशर्रफ ने खुद को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। उसके बाद फिर 2002 में 5 साल तक रूल किया और फिर भी चेयर छोड़ने को तैयार नहीं था। फिर ज़बरदस्ती क्या किया उसने, मैल प्रैक्टिस इस्तेमाल करके एक रेफरेंडम करा दिया। रेफरेंडम मतलब इलेक्शन नहीं कराए, अपने हक में वोट डलवा दी। उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं लोगों से पूछता हूं कि क्या वो मुझे और पसंद करते हैं क्या। तो मैल प्रैक्टिस इस्तेमाल करके फिर आगे के 5 साल के लिए फिर अपने रूल को जो एक्सटेंड करा दिया, लोगों से फोर्सफुली रेफरेंडम कराया। बाद में बहुत सारे जो क्रिटिक्स थे उनके खिलाफ निकल के सामने आए, बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया जो रेफरेंडम हुआ था उसको, लेकिन मीडिया को भी सप्रेस कर दिया गया। तो पाकिस्तान कहता है कि दे आर डेमोक्रेटिक। तो क्या ये मुशर्रफ ने जो किया, जो कू किया, जो तख्ता पलट किया और ज़बरदस्ती गवर्नमेंट में बन गया, फिर बाद में राष्ट्रपति बन गया अपने आप ही, तो क्या ये डेमोक्रेसी है? अगर हम श्रीलंका में देखें, फिजी में देखें और एस्टोनिया में देखें, इन तीनों कंट्री में गवर्नमेंट ने डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट किया हुआ है। लेकिन वहाँ पर जो इंडिजिनस पीपल हैं, वहाँ के जो रहने वाले इंडिजिनस पीपल हैं, उनको तो इक्वल राइट्स दिए गए हैं। उनकी वोटिंग वैल्यू ज़्यादा है, उनकी एक व्यक्ति की, एक सिटीजन की वोट की वैल्यू ज़्यादा है कंपेरेटिवली जो लोग बाहर से आकर के वहाँ बसे हुए हैं। फिजी में बहुत सारे भारतीय लोग भी रहते हैं, लेकिन जो इंडियन फिजियन हैं उनको वोट की जो वैल्यू है कंपेरेटिवली वहाँ के इंडिजिनस जो फिजियंस हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा है। तो क्या ये इक्वेलिटी है? ये तो इनइक्वेलिटी है। तो क्या कहेंगे आप, क्या ये डेमोक्रेसी है? आई डोंट थिंक सो। चलिए श्रीलंका की बात करते हैं। हमारा बिल्कुल पड़ोसी देश है श्रीलंका। वो भी क्लेम करता है, श्रीलंकन गवर्नमेंट ऑल्सो क्लेम दैट दे आर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। बट यू नो व्हाट, वहाँ पे 2 तरह के लोग रहते हैं। जब मेजोरिटी ऑफ जो पीपल हैं वो सिंघलाज हैं। सिंघलाज मीन्स जो सिंघल भाषा बोलते हैं। श्रीलंका की जो नेशनल लैंग्वेज है वो सिंघल भाषा है। जो लोग सिंघल भाषा बोलते हैं उनको ज़्यादा वहाँ पे इंपॉर्टेंस दी जाती है। गवर्नमेंट जॉब्स में उनको जो है ना प्रमोट किया जाता है, इलेक्शंस में उनको प्रमोट किया जाता है। जबकि जो भारत के लोग वहाँ जाके जो बसे हुए हैं, तमिल पीपल जो तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं, उनके साथ इनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है। तो क्या ये डेमोक्रेटिक कंट्री है? सऊदी अरब में अभी 2015 से पहले वुमेन को वोट करने का अधिकार नहीं था। इवन वुमेन को गवर्नमेंट जॉब करने का अधिकार नहीं है सऊदी अरब में। वो अपने हस्बैंड के बगैर, अपनी फैमिली मेम्बर्स के बगैर मार्केट में नहीं जा सकती। उनको पूरे बॉडी को कवर करके रखना पड़ता है। वो अपनी चॉइस से अपने हेयर कट नहीं करा सकती। साउथ कोरिया में क्या है, किंग जोंग, उन्होंने तो वहां पर लोगों के लिए हर चीज को फिक्स कर रखा है कि आप ये सॉन्ग सुनेंगे, आप ये हेयर स्टाइल रखेंगे, लड़कियां ये कपड़े पहन सकती हैं, आदमी ये कपड़े पहन सकता है। मतलब आई मीन दे हैव नो एनी फ्रीडम ऑफ स्पीच, दे हैव नो एनी फ्रीडम ऑफ wearing the clothes, even getting the education according to their choice. Is that democracy? I don't think so. तो दोस्तों इस चैप्टर में डेमोक्रेसी की डेफिनेशन को कंपेयर करके सिर्फ ये समझाने की कोशिश की गई कि एक्चुअल में ऑथेंटिक सेंस में व्हाट इज डेमोक्रेसी। सिर्फ इलेक्शन करा देना इज नॉट डेमोक्रेसी। सपोज कि इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन इलेक्शंस में क्या हो रहा है, मैल प्रैक्टिस, फेयर एंड फाइन इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, बूथ कैप्चरिंग हो रही है, या बूथ के बाहर जो है जो कैंडिडेट है किसी एक पार्टी का, जो मसल पावर वाला जो या फाइनेंशियली जो पावरफुल जो कैंडिडेट है, उसने बाहर अपने मसलमैन खड़े कर रखे हैं लठ ले करके, और वो जो भी वोट डालने आ रहा है सबको कह रहे हैं कि भाई साहब की वोट डालना, नहीं तो फिर देख लेना बाहर आकर के। तो क्या ये जो इलेक्शन हो रहा है, ये जो वोटिंग हो रही है, ये जो अपॉइंटमेंट किया जाएगा, ये जो रिप्रेजेंटेटिव जो चूज किया जा रहा है वोटिंग के द्वारा, क्या ये डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है? यही नहीं, बहुत सारे कंट्री में जैसे जिम्बाब्वे है, जिम्बाब्वे की जो गवर्नमेंट है वो तो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को भी जो है
जब मन करता है तब उनको रिट्रीव कर लेती है। मीडिया को उन्होंने जो है सेंसर किया हुआ है। मीडिया सिर्फ वही दिखाएगी जो गवर्नमेंट चाहेगी। तो क्या है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं दी गई है और हर चीज पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है, ये क्या डेमोक्रेसी है? तो इस पूरे चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, हम इसमें ये कुछ कंट्री हैं, पाकिस्तान, चाइना, मैक्सिको, जिम्बाब्वे, फिजी, सऊदी अरेबिया, एस्टोनिया, इन कंट्री से हम अलग अलग पर्सपेक्टिव में पहले तो हम फीचर्स को देखेंगे कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर क्या फीचर्स होते हैं। आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा की फीचर्स ऑफ सिविक्स की बुक में, की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि इसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए, एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ, ये की फीचर्स आपने पढ़े होंगे। इसके अलावा मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है, एक पार्टी अगर सही ढंग से काम नहीं करी तो एक ऑप्शन होना चाहिए, कॉमन पीपल के पास, एक सिटीजन के पास एक ऑप्शन होना चाहिए। अगर एक गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है तो नेक्स्ट टाइम 5 साल के बाद दोबारा इलेक्शन होंगे तो दूसरी सरकार को एक ऑप्शन के रूप में इस्तेमाल करके एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को हटा के किसी दूसरे को अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं वो लोग। लेकिन चाइना में क्या है, चाइना में 1 पार्टी सिस्टम है। कम्युनिस्ट पार्टी अपने 2 कैंडिडेट को खड़े कर देगी, बस उन्हीं में से ए और बी खड़ा है और दोनों ही कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, उनमें से आपको एक चूज करना है। इसमें आपका रेफरेंस नहीं है, कुछ भी आपका कोई प्रेफरेंस नहीं है, आपने जो कम्युनिस्ट पार्टी ने बोला उसी में से एक को चुनना है। तो क्या ये डेमोक्रेसी है? मुझे तो नहीं लगता ये भी डेमोक्रेसी है। तो इसमें इन सभी कंट्री में, सऊदी अरब, एस्टोनिया, चाइना, पाकिस्तान, मैक्सिको, जिम्बाब्वे और फिजी, इन सब के इंस्टेंस दिए गए हैं। इनमें एक इनके बारे में यहाँ पे क्या क्या चल रहा है, यहाँ गवर्नमेंट किन किन चीज़ों को फॉलो कर रही है, किन को नहीं फॉलो कर रही है, उनको हम कंपेयर करेंगे अपने इंडिया से, और फिर हम डिसाइड करेंगे कि एक्चुअल में क्या हम डेमोक्रेटिक हैं, क्या हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है, क्या यहाँ पे वुमेन्स को इक्वल राइट्स दिए गए हैं, क्या यहाँ पर इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर लैंग्वेज, ऑल द पीपल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ। एंड देन वी विल गेट एन आइडिया व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड एक्चुअली द की फीचर्स, द बेसिक फंडामेंटल बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू बिकम डेमोक्रेटिक कंट्री। ये चीज़ें हम जो है इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं, एक बार हम ये जो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार 1 बाय 1 इसको देख लेते हैं और आज के लेक्चर को यहीं एंड अप करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सबको, आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, उसके बाद हम इनको 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे। देखिए फीचर्स क्या होते हैं डेमोक्रेसी के। रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जो रूलर्स हैं वो लोगों के द्वारा चुने गए हैं, तभी हम कह सकते हैं कि ये लोकतंत्र है, यानी लोगों द्वारा बनाया गया तंत्र है। तो एक तो इलेक्शन और लोगों के द्वारा चुने हुए लोग होने चाहिए। दूसरा, इलेक्शन जो होगा वो फेयर एंड फाइन होना चाहिए, कोई मेल प्रैक्टिस इस्तेमाल ना हो। आपने इंडिया में देखा होगा कि इलेक्शन के टाइम पर बहुत सारी जो ना दारू की बोतलें डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं, महिलाओं को मशीनें डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं, गरीब लोगों की झोपड़ियों में जाकर के, स्लम एरिया में जाकर के उनको रोटियां खाना दिया जा रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये लोगों को, ये पैसे जो मसल पावर और फाइनेंशियल जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं, वो इलेक्शन के टाइम पर क्या करते हैं, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग उनको लालच देते हैं। किसी को पैसा दिया जाता है, तो पैसा दे करके या कोई चीज़ गुड्स के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करके या कोई और लालच दे के या अपनी मसल पावर दिखा करके, ये मसल पावर इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। तो सेकंड फीचर है कि इलेक्शन होने चाहिए, लोगों के द्वारा सरकार चुनी होनी चाहिए। सेकंड में क्या है, फेयर एंड फाइन इलेक्शन होने चाहिए, और लोगों के पास जो ऑप्शन है किसी व्यक्ति को अपॉइंट करने के लिए, उसके लिए अल्टरनेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कम्युनिस्ट पार्टी की तरह 2 ही लोग हैं, उन्हीं में से एक को चुनना है। आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपको बीजेपी गवर्नमेंट अच्छी लगती तो ज़रूरी नहीं कि आप किसी पार्टी के मेंबर को ही जाएंगे। हमारी कंट्री में क्या है, अगर आपको कोई किसी पार्टी से आप नहीं लड़ना चाहते हैं, इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते हैं, तो आप इंडिपेंडेंटली भी खड़े होकर के जो है फॉर्म भर सकते हैं और आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। अगर आपकी अच्छी इमेज है आपके एरिया में, आप भी काउंसलर बन सकते हैं। तो हमारी कंट्री में ये बिल्कुल क्लियर फेयर एंड फाइन इलेक्शन होता है। कोई भी व्यक्ति इलेक्शन लड़ सकता है, इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। इसके बाद पीपल हैव ऑप्शन टू चेंज द करंट रूलिंग पर्सन और द गवर्नमेंट। जैसे मैंने अभी कम्युनिस्ट पार्टी का बताया, वहाँ पर तो एक ही कम्युनिस्ट पार्टी, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट ईयर फिर आपने कम्युनिस्ट पार्टी के ही मेंबर को चुनना होगा। लेकिन हमारे देश में ऑप्शन है, हमारे यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है।
अगर बीजेपी अच्छे काम नहीं करी, आप कांग्रेस पार्टी को चूज़ कर सकते हैं। बाकी सीपीआई है, बहुत सारी ऐसी जो है पार्टीज़ हैं। इसके अलावा द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट टू लिमिट द पावर। गवर्नमेंट की पावर्स भी लिमिट होनी चाहिए। हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ऊपर रखा गया है और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑलरेडी सबकी पावर्स भी दी हुई हैं, ऑलरेडी मेंशन्ड है। स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर भी लिमिटेड है, उनके दायरे फिक्स किए गए हैं, उनके पैरामीटर्स सेट किए गए हैं। प्राइम मिनिस्टर के भी सारी पावर्स को सेट किया गया है, लिमिट किया गया है, चेक किया गया है। यही नहीं, अगर आपको गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी के अगेंस्ट कुछ बोलना है तो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आप मीडिया के द्वारा, आर्टिकल्स के द्वारा, न्यूज़पेपर्स के द्वारा, लेटर लिख करके आपको आरटीआई दी गई है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। किसी भी डिपार्टमेंट में जाकर के आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं सरकार से, आप डिबेट कर सकते हैं टीवी चैनल्स पे। तो ये फीचर्स किसी भी गवर्नमेंट में अगर हैं तो आप कह सकते हैं कि येस, इट इज़ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। लेकिन अगर इनमें से किसी एक को भी एक्सट्रोट किया जा रहा है, किसी एक फीचर को भी अगर प्रैक्टिस में नहीं लाया जा रहा है, तो आप नहीं कह सकते कि वो एक कंप्लीट डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। अपने नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 2 पॉलिटिकल साइंस 9th क्लास, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, आई विल सी यू अगेन। बाय।